me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। इस पॉइंट पर गोकू ब्रोली की वाइफ और ब्रोली के बेटे को एक सेफ पोजीशन पर लेके आ जाता है। गोकू ब्रोली की वाइफ से कहता है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, पर मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रहूँगा। आप लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ रहोगे। आप मुझे जाना चाहिए, मुझे बाहर काफ़ी सारे अलग काम करने हैं और यहाँ पर 1 ईयर का पूरा खाना रखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको खुद फेस करनी पड़ने वाली है। और एक चीज़, इस डायमेंशन के बाहर ना जाइएगा। गोकू आगे ब्रोली की वाइफ से कहता है कि इस पॉइंट पर सारे ही गॉड्स आपकी और आपके बेटे की लाइफ को एंड करने के लिए तैयार है और ब्रोली अभी काफ़ी सारे डीमन से लड़ रहा होगा, बट मैं जानता हूँ ब्रोली ज़्यादा टाइम तक नहीं लड़ पाएगा और वो सारे डीमंस ब्रोली को सील कर देंगे। हम लोग इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं कर सकते, पर हाँ आपको अपने बेटे को ट्रेन करना है जैसा कि ब्रोली ने आपको ट्रेन किया और तुमने ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करते हुए देखा है। तुम्हें उसी प्रकार से अपने बेटे को तैयार करना है। फिर गोकू ब्रोली के वाइफ से आगे ये कहता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और मैं 1 साल के बाद वापस से एक बार आऊँगा और तब मुझे तुमसे कुछ और बातें करनी है। मैं उन बातों को भी तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा, पर तब तक अपना ख्याल रखना। फिर गोकू वापस एक बार निकल जाता है होली लैंड ऑफ गॉड्स में, क्योंकि उसका काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। यहाँ पर गोकू काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करता है, जैसे कि इस पॉइंट पर कितने प्लैनेट्स को इरेज किया गया है, कितने प्लैनेट्स अब भी इस यूनिवर्स 7 में या फिर अलग अलग यूनिवर्सेस में हैं। वो इन चीज़ों को चेक करने के बाद एक ही चीज़ सोचता है कि आखिर यूनिवर्स 7 इतना तेज़ी से ग्रो हुआ है ब्रोली के गाइडेंस की वजह से। ये धीरे धीरे कर बढ़ता ही जा रहा है। वेजिटा ने काफ़ी अच्छा काम करा है। इस पॉइंट पर गोकू काफ़ी सारी अलग चीज़ों को सोचने लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो वेजिटा है उसने यूनिवर्स 7 में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। वेडॉस ने भी यूनिवर्स 7 में इतनी ज़्यादा मेहनत करी है कि वो लोग इस ऐसे लेवल पे पहुँच चुके हैं जिस लेवल पर वो वाकई में गॉड कहलाने के लायक है। उन्होंने यूनिवर्स को वाकई में एक यूनिवर्स बना दिया है, वरना यूनिवर्स 7 एक ऐसा यूनिवर्स था जिसका मॉर्टल लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। और इस पॉइंट पर उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। गोकू ये सोच रहा था और वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो उन्हें रिवॉर्ड ज़रूर से करेगा, बट वो उन्हें क्या रिवॉर्ड करेगा वो यही सोच रहा था। गोकू डिसाइड करता है कि वो वेजिटा और वेडॉस इन दोनों की एक एक विश को पूरी करेगा। इस पॉइंट पर गोकू इस बारे में सोचता है और वो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को भी प्लान करता है। वो कोई भी एक्शन नहीं लेता, बट हाँ एक दिन जो ग्रैंड प्रीस्ट है और जेनो है, अब वो जेनो नहीं रहकर जेनो सामा बन चुका था, क्योंकि अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। जब जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही पिरामिड ऑफ पावर के बाहर आते हैं, तब यहाँ पर जो अपना ग्रैंड प्रीस्ट है वो एक बारी गोकू के सामने अपने घर को झुकाता है एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में। इस पॉइंट पर गोकू इस चीज़ से खुश नहीं था, पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है उसे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं कुछ भी बोले वो एक ग्रैंड प्रीस्ट है और गोकू ओमनी किंग है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आते हैं वैसे ही गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से सवाल करने लग जाता है। वो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये करता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, जब मैंने अलग अलग मल्टीवर्सेस में देखा तब मुझे ये पता चला कि आप इन सारे ग्रैंड प्रीस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और आपके नाम को हर कोई काफ़ी अच्छे से जानता है, बट हर किसी ने मुझे बस आपके इविल साइड के बारे में बताया है। मतलब कि आप एकदम से इविल हो गए थे। उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई, बस इतना बताया था कि आप पास्ट में एक बार इविल हो गए थे और आपने काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन मचाई थी। साथ ही में सारे गॉड्स मिलकर आपको सील करने वाले थे। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ बताई और मैं घूमते घूमते एक ऐसे मल्टीवर्स में गया था जहाँ पर जेनोसामा की ही स्पीशीज़ का एक कैरेक्टर रहता था। उसने मुझसे बात करी और उसने मुझे बताया कि जो हमारे जेनोसामा है उनके पिता असल में ओमनी किंग हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन अचानक से रिज़ाइन कर दिया था। इसके पीछे आखिर क्या वजह है और आखिर छोटे बच्चे को पूरे के पूरे मल्टीवर्स को क्यों संभालना पड़ रहा है, आखिर ये सब क्या है? मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। क्या आप मेरे इन फैसलों के जवाब दोगे? इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एकदम से स्माइल करने लगते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर कहते हैं, तो शायद तुम कुछ ऐसे ग्रैंड प्रीस्ट से मिले होगी जिनकी एज ऑलमोस्ट मेरे जितनी ही होगी। गोकू यहाँ पर हाँ में सर हिलाता है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या तुम नए जनरेशन के ग्रैंड प्रीस्ट से मिल चुके हो? गोकू तब हाँ में सर हिलाता है और कहता है, वो कहते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो, आप ग्रैंड प्रीस्ट इस पोजीशन को डिजर्व ही नहीं करते। ग्रैंड प्रीस्ट और भी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जो
काफ़ी ज़्यादा यंग जो नए नए अभी ग्रैंड प्रिस्ट बने हैं, उन्होंने कहा कि मैं वीक हूँ और मैं ग्रैंड प्रिस्ट बनना डिज़र्व नहीं करता। बट हाँ, उसी जगह पर जो एकदम बूढ़े हो चुके एक एक्सपीरियंस ग्रैंड प्रिस्ट है, उन्होंने कहा कि मैं एक इविल कैरेक्टर बन गया था और मैं इतना ज़्यादा इविल बन गया था कि मुझे सारे गॉड्स मिलकर सील करने वाले थे। कुछ ना कुछ रीज़न तो होगी नहीं इसके पीछे। तो चलो मैं तुम्हें ये कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी एक काफ़ी दिलचस्प कहानी है, तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा और ये मेरे पास से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट समय में काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। उस टाइमिंग में जब ग्रैंड प्रिस्ट की एज लगभग 20 के बराबर थी, ग्रैंड प्रिस्ट नए नए अपने एडल्टहुड में एंटर करते हैं और अपनी जवानी में ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे कंपेयर करें सारे एंजल से तो। और उनका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। उन्हें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों का नॉलेज आ गया था। इसके पीछे काफ़ी अलग अलग रीजंस है। अपने एडल्टहुड को हिट करने से पहले जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो एक जगह पर रहा करते थे। उस जगह का नाम है ओमनीपोटेंट सिटी। सारे ही गॉड्स वहाँ पर रहते हैं, पर वहाँ पर वही गॉड्स रहते हैं जो सुप्रीम होते हैं और उनके अंदर जो ग्रैंड प्रिस्ट के फादर है वो थे इन सभी के लीडर। ग्रैंड प्रिस्ट के 2 भाई थे, एक का नाम अरेशियस और दूसरे का नाम लूसिफ। लूसिफ वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक क्रिएचर था क्योंकि वो काफ़ी सारी अलग चीज़ों को प्रैक्टिस किया करता था, जैसे कि डार्क एनर्जी को। उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद वो बना डीमन किंग। और जो लूसिफ है, लूसिफ अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। और फिर यहाँ पर आती है एंट्री ग्रैंड प्रिस्ट के दूसरे भाई की, यानी कि अरेशियस की। अरेशियस ने भी खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाया और उसने भी अपने डिवाइन चक्रास के ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी कर ली। इस पॉइंट पर ये दोनों ही भाई पूरी तरीके से अनबीटेबल थे। पर यहाँ पर इनका जो थर्ड ब्रदर था, यानी कि दाइशिंग खान, जिसे हम ग्रैंड प्रिस्ट के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और एक स्ट्रेंथ के नए लेवल को अचीव करता है, जिसमें ग्रैंड प्रिस्ट मतलब कि दाइशिंग खान इन दोनों को ही स्ट्रेंथ के मामले में सरपास कर देता है। टाइम के साथ ग्रैंड प्रिस्ट ने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को सीखा, बट फिर ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता चला कि आखिर वो अपने दोनों भाइयों को स्ट्रेंथ में कैसे सरपास कर सकता है। और वो उन्हें सरपास कर सकता है बस एक चीज़ करके, इन दोनों की ही टेक्निक्स को कॉपी करके, मास्टर करके, जिससे कि ग्रैंड प्रिस्ट सारी ही चीज़ों के लिए एकदम परफेक्ट बन जाएगा और उसे हराने वाला कोई भी नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट उसके भाई ही है और उसके ऊपर ये आता है, अगर ये और पावरफुल बन जाए तो फिर वो लोग इसे सरपास ही नहीं कर पाएंगे। और ग्रैंड प्रिस्ट अपने दोनों भाइयों को सरपास करने में कामयाब भी हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने माइंड में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को सोचे हुए था, जैसे कि अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो जब स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है तब वो अपने डैड को भी एक 1v1 बैटल के लिए चैलेंज करता है। और अपने डैड को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज करने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट सारे ही एंजल्स का यहाँ पर किंग बन जाता है, मतलब एक सुप्रीम गॉड बन जाता है। पर ओमनीपोटेंट सिटी में एक ऐसी चेयर थी जो किंग के भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है और ग्रैंड प्रिस्ट की नज़र अब उस चेयर पर थी। अब ग्रैंड प्रिस्ट एक दिन सारे ही एंजल्स को अपने दरबार में बुलाता है और उस चेयर पर बैठने के लिए जाता है। यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट हर किसी से कहता है, मैं ही वो गॉड हूँ जिसने एकदम पास्ट में इस पूरी की पूरी सिटी को बनाया था, ओमनीपोटेंट सिटी को बनाया था। तो फिर ये हो सकता है कि मैं ही हूँ और मैं ही अब उस सीट पर बैठने लायक हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर बैठ जाना चाहिए? सारे ही एंजल्स इस पॉइंट पर सोचने लग जाते हैं कि उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट को सपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। तभी सारे ही गॉड्स मिलकर इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो, एक ऐसा बीइंग भी है जो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारे पास असली में ताकत है तो फिर जाओ उस एक क्रिएचर से लड़के दिखाओ। बड़े बड़े गॉड्स उसे हरा नहीं पाए, डीमंस तो दूर की बात है, और जो मॉर्टल्स है वो तो उसके पास जाना ही पसंद नहीं करते। तो आखिर क्या है वो चीज़? अगर तुम उसे हरा पाए तो हम मान जाएंगे कि तुम वो सुप्रीम गॉड हो जो काफ़ी लंबे टाइम पहले ओमनीपोटेंट सिटी को बनाकर कहीं चले गया था। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिस्ट नहीं जानता था कि ये क्रिएचर क्या है, बट फिर भी ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा लग रहा था कि वो इस क्रिएचर को हरा सकते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट निकल लेते हैं उस जर्नी के लिए, जिस जर्नी में उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जिस क्रिएचर से वो बैटल करने वाले हैं उस बैटल में ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बट हाँ, ग्रैंड प्रिस्ट अपने पूरे घमंड में है। वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता, नॉट इवन अ गॉड। इवन तो वो सुप्रीम गॉड यानी अपने फादर की भी अब रिस्पेक्ट नहीं करता। वो इस हद तक घमंडी हो चुका है कि वो पूरे ओमनीपोटेंट सिटी के खिलाफ हो जाता है। और दूसरे साइड एक ऐसा गॉड जो गॉड कहे या ना कहे इस चीज़ पर सवाल खड़ा करता है
क्योंकि इस पॉइंट पर इसके पास डेमोनिक एनर्जी है। ये डेमोनिक एनर्जी की को यूज़ कर सकता है, ये डिवाइन एनर्जी को भी यूज़ कर सकता है। यही नहीं, यहाँ पर ये डीमन डिवाइन इन दोनों एनर्जी की को यूज़ करना जानता है, मास्टर कर चुका है। पर फिर भी इसके पास कुछ एनर्जी सोर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और अननोन है। इसके बारे में सिर्फ ये जानता है और कोई भी नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट क्रिएचर है। ऐसे क्रिएचर का सामना शायद से किसी गॉड से पहले हो चुका है। इस पॉइंट पर ये जो क्रिएचर है ये अपने इस रेल्म के अंदर काफ़ी पीसफुली बैठा हुआ था और इस पॉइंट पर यहाँ पर ये अकेला नहीं है। इसके पास इसकी एक लाइफ पार्टनर है और ये जो क्रिएचर है ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए चीज़ों को क्रिएट करता जा रहा है। मतलब कि इसके पास क्रिएशन की भी पावर्स है। पर ग्रैंड प्रिंस के वहाँ पर आने से एक दिन पहले एक नमेकियन गॉड वहाँ पर आ जाता है। ये गॉड वहाँ पर सारी चीज़ों को देखता है और ये सोचने लग जाता है कि यहाँ पर क्रिएशन पहले से करी गई है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, मैं अपनी क्रिएशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट तभी वो एक लाइफ फॉर्म को देखता है और ये लाइफ फॉर्म एक फ़ीमेल लाइफ फॉर्म थी। ये इस पॉइंट पर उससे कहती है यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर वो जो नमेकियन है वो उस फीमेल लाइफ फॉर्म को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर एकदम से आ जाता है और वो एकदम से उसका गला ही पकड़ लेता है। पर उसका हाथ सिर्फ गले तक नहीं था, वो हाथ पूरी तरीके से अंदर जाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर उसे ज़ोर से खींच लेता है और इस पॉइंट पर उस नेमेकियन गॉड का पूरा स्कल ही बाहर आ जाता है। और ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में है जिस ट्रांसफॉर्मेशन में हम सेल्स को देखते हैं, मतलब कि सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन। इस पॉइंट पर ये जो गॉड है वो यहाँ पर उस फीमेल फॉर्म से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं अभी इसे गाड़ देता हूँ। और ये जो गॉड है वो उस गॉड की बॉडी को पूरी तरीके से वैनिश कर देता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो अपनी बैक स्टोरी सुना रहे हैं गोकू और ज़ेनो को। पर इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट की ब्लैक स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एक ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिस इवेंट को शायद से हम सभी जानते हैं, लॉर्ड ओकुमो वर्सेस ग्रैंड प्रीस्ट की बैटल। इस बैटल में आखिर हुआ क्या था, क्या सिचुएशन रही होगी इस बैटल की। और इस पॉइंट पर एक चीज़ को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है और वो है ब्रोली की वाइफ और ब्रोली का बेटा, आखिर उनके साथ क्या चल रहा है। और साथ ही में इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे को जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज के इस वीडियो पर कम से कम 15 कमेंट तो कर ही देना। ओके, तो शायद से ये दीदी अपने इस चैनल पर नई आई हुई है, तो फिर मैं यहाँ पर जो भी लोग नए आए हैं उन्हें कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। मेरी जो स्टोरीज होती है वो एक दूसरे के साथ कैसे ना कैसे करके कनेक्ट होती है। जैसे कि इससे पहले वाली स्टोरी में जहाँ पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली इन तीनों ने फ्यूज़ किया था, वो और ये स्टोरी दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। और ये दोनों के स्टोरीज के बाद भी कुछ ऐसी स्टोरीज आएगी जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। तुमने इस स्टोरी को अगर अच्छे से देखा है तो तुम एक चीज़ जानते ही होगे कि एक छोटा टाइम के लिए गोकू पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। मतलब कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी और उसे काफ़ी वियर्ड विजन आ रही थी। और ये विजन थी गोहान, चीची, गोटेन, वेजिटा के वो सारे मोमेंट्स जो उसने बिताए थे, जो मेन टाइमलाइन में बिताए थे। देखो, ये सारी सीरीज एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड ही है। और ये सारी सीरीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होने वाली है, वो होने वाली है ड्रिप गोकू के अंदर। ड्रिप गोकू के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग टाइमलाइंस होंगी, काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सेज होंगे। तो फिर मैं तुम्हें हर एक यूनिवर्स की यहाँ पर टाइम स्टोरी बताने वाला हूँ, वो यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुए और साथ ही में वहाँ के सुप्रीम गॉड्स कौन हैं और कुछ यूनिवर्सेस के सुप्रीम गॉड अवेक होंगे या फिर नहीं होंगे, और आखिर ड्रिप गोकू के पास का रियल सोर्स क्या है। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ें दिखाऊंगा तो फिर तुम बीच में अगर किसी भी चीज़ को मिस कर देते हो तो फिर तुम्हें मेन स्टोरी में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहने वाला है।